नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी पूर्ण रूप से आंकड़ों पर निर्भर करता है। आंकड़ा किसी भी प्रकार के हो सकता है, वो स्कूल कॉलेज से हो सकता है, व्यापार से हो सकता है, राजनीति से हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिक शोध हो गया, शैक्षणिक शोध हो गया, किसी भी तरीके के आंकड़े का हम यूज इसमें करते हैं। तो सांख्यिकी पूर्ण रूप से आंकड़े पर डिपेंड करता है। आंकड़े दो तरह का होता है, एक अवर्गीकृत आंकड़े और एक वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। सांख्यिकी पूर्ण रूप से आंकड़ों पर डिपेंड करता है, डाटाज पे। और ये आंकड़े दो तरह के होते हैं। ये आंकड़े दो तरह के होते हैं। एक आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है अनक्लासिफाइड। जो अवर्गीकृत है ये अनक्लासिफाइड है। इसका क्लास जो है फिक्स नहीं रहता है, वर्ग अंतराल फिक्स्ड नहीं रहता है। लेकिन जो वर्गीकृत होता है ये क्लासिफाइड होता है। क्लासिफाइड, इसका जो वर्ग अंतराल है वो निश्चित होता है और इसमें दो चीज़ें होती है, निम्न सीमा, उच्च सीमा। यही कहलाता है वर्ग अंतराल। लेकिन इसमें कोई वर्ग अंतराल नहीं होती, इसमें सिर्फ चर अचर पद दिया रहता है। चर इस रूप में चर है, मद है, इस तरीके से दिया रहता है। और आंकड़े में कुछ भी हो सकता है, आयु, खर्च, व्यय, ये सब हम आंकड़े में रखते हैं। तो यहाँ चर दे देगा, मद दे देगा। मत चर मतलब क्या है? एक संख्या ही है जो अलग अलग तरीके से दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है। वर्गीकृत मतलब वर्गीकृत में वर्ग अंतराल होता है, वर्ग होता है और इसी को वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, या वर्ग अंतराल। जो ये सांख्यिकी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इससे निकाले जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तीन तरह के होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। आप नाम सुन चुके होंगे, अब जानते भी होंगे कुछ कुछ, क्योंकि ये क्लास 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। यहाँ तक कि जनरल कंपटीशन में भी इसका पूरा उपयोग होता है। किसी भी तरह का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदरवाइज कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसका उपयोग मैथ के सिलेबस में है। और इसको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में तो खास करके इसका क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक से। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं इसमें। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये तीन तरीके के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये तीन तरीके के होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य का इंग्लिश होता है मीन, माध्यिका का मीडियन एंड बहुलक का मोड। तो ये तीन तरह का केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर इसका इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों के निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर हम सिंपल तरीके की बात करते हैं तो तीनों का सिंपल फॉर्मूला भी होता है और ये आंकड़े पर डिपेंड करता है कि आंकड़ा आसान दिया हुआ है या फिर कठिन आंकड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं या फिर बहुत कम आंकड़े हैं। बहुत कम आंकड़े रहेगा तो हम इस विधि पर से भी निकाल सकते हैं, आसान वाले विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़े रहेंगे तो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर आंकड़ा ज़्यादा रहता है तो माध्य निकालने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो धीरे धीरे सब पढ़ेंगे आगे। पहले जान लेते हैं जो सिंपल विधि है उसको क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य या फिर अंकगणितीय माध्य, वो क्या होता है? वो होता है अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य निकालने का
विधि है जो कि औसत का होता है। औसत का क्या होता है? कुल प्रेषणों का योग बटे में कुल प्रेषणों की संख्या, या फिर कुल आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ों की संख्या, ऐसे निकाला जाता है औसत। और इसी तरीके से माध्य भी निकाला जाता है। माध्य लगभग औसत की तरह ही होता है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? कुल प्रेषणों का योग कुल प्रेषणों का योग बटे में क्या हो जाएगा? कुल प्रेषणों की संख्या। कुल प्रेषणों का योग बटे कुल प्रेषणों की संख्या। माध्यिका निकालने के फॉर्मूले दो तरीके। सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। उसके बाद इन आंकड़ों में देखते हैं कि ये सम स्थान पर है या फिर विषम स्थान पर है। सम स्थान पे आंकड़ा है या फिर विषम स्थान पर है। अगर आंकड़े सम स्थान पर है तो उसका माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है ny2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद का औसत। n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद का औसत निकालते हैं। उसके बाद अगर विषम स्थान पर रहता है तब इसका माध्यिका निकालने का तरीका है, जब आंकड़ा विषम स्थान पर हो, जब आंकड़ा विषम स्थान पर हो तो माध्य निकालने का तरीका है n/2 n प्लस 1/2 पद, n प्लस 1/2 पद। इससे माध्यिका निकल जाती है आसानी तरीके से। इसमें कोई झंझट नहीं। सबसे पहले हमें निकालना है आंकड़ों को आरोही क्रम करना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बढ़ते क्रम में। उसके बाद हम चेक करेंगे सम स्थान पर आंकड़ा है या विषम स्थान का आंकड़ा है। सम स्थान में है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। और अगर विषम स्थान पर आंकड़ा है तो माध्यिका निकलेंगे n प्लस 1/2 पद। इस तरीके से हम निकालते हैं माध्यिका। बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक में जो आंकड़ा दिया रहता है उसमें हम देखते हैं कि कौन सा आंकड़ा, मतलब कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। जो आंकड़े दिया हुआ है उसमें देखा जाता है कि कौन सी संख्या यानी कि कौन सी आंकड़ा सबसे अधिक बार दिया गया है। बस इसका यही फॉर्मूला एक तरीका है। इसको हम आरोही क्रम में लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ हम काउंट करते हैं कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है। कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी आंकड़ा हो, कैसा भी हो, हम इसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को लिखते हैं। और यही हमारा बहुलक हो जाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी किसी भी आंकड़े में, उसका आरोही क्रम करे या ना करे, सजाए या ना सजाए, हम सिर्फ काउंट करते हैं कि कोई संख्या कितना बार आया है। जितना जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वही हमारा बहुलक होगा। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का जो साधारण सा फॉर्मूला था, साधारण विधि था, वो पढ़ लिए। इसके आगे अब आगे पढ़ेंगे।